तमाम जो कोविड-19 के पेशेंट हैं और जो हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे जी, तमाम लोग जो कोरोना वायरस के रूप में खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, उन सिस्टर्स और नर्स, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम लोग जो लगे हुए हैं, उन सबको ताकत दे ईश्वर परमेश्वर, इस तरह की प्रार्थना करेंगे। कृपया ऐसे हाथ जोड़कर उस परमपिता परमेश्वर से एक 30 सेकंड की एक प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, सभी निरोगी होवे, सभी का कल्याण होवे और किसी ईश्वर किसी के भाग में दुःख नहीं देवे। इस तरह से उस परम पिता परमेश्वर से, उस भगवान से, उस खुदा से, उस यीशु मसीह से, उस वाहे गुरु से, उस अलमाइटी से, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कोविड-19 के हमारे जो पेशेंट हैं, उन लोगों को ताकत दे। उनमें तमाम जो कोरोना वायरस के रूप में लगे हुए हैं, उन लोगों को ताकत दे परम पिता परमेश्वर और महासेवा और तमाम जो हमसे लोग जुड़े, हमने चेन बनाने की कोशिश की है। करीबन पिछले 28 मार्च से अभी तक ऐसे लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग 11 बजे से लेके ये फेसबुक पर लाइव हो चुका है दोस्तों, लाइव हो चुका है और तमाम फेसबुक पे जो लोग मेरे देख रहे हैं, तमाम लोग हमारे, उन सभी का स्वागत करते हुए आज मैं एक बड़ा ही अच्छा दिन है कि हमारे साथ 2 मुखिया 2 तो लोग जुड़े हुए हैं आरटीआई के फेमस नाम, एक अनिल गलगली जी और शैलेश गांधी जी। इनके बारे में मतलब तारीफ कम पड़ जाती है और हरिराम चौधरी तो एक इतना जज्बा है उनका, इतनी उम्र में भी वो एकदम लगे हुए आरटीआई से कनेक्टेड इश्यूज उठाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि महासेवा और एमएनएस इस तरह की कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है, क्या कैसे क्या कर रहा है, क्या ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ 1-2 मिनट में। महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, कृपया अपने ऑडियो म्यूट रखें ताकि ये लाइव हो रहा है तो एक प्रॉपर ऑडियो जाए। सभी जितने लोग पार्टिसिपेट हैं अपने ऑडियो म्यूट रखें। तो देख सकते हैं आप महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले करीबन 15-20 साल से 20 साल से सहकार क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उन हाउसिंग सोसाइटी में अवेयरनेस कर रहा। साथ ही ये कोविड-19 की फाइट में दोस्तों उन तमाम हाउसिंग सोसाइटी को और तमाम लोगों को आह्वान कर रहा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए और पीएम केयर के लिए। दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा नाम हमारे पास आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर से, ज्यादा ज्यादा कोई 10,000, कोई 25,000 और करीबन एक जो हमारे वेल विशर है, हमारे क्लाइंट है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है और 1 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने का महासेवा आह्वान उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस तरह का एक हमारा वो मदद और जागरूकता अभियान का पहला तरीका है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में मदद करें। दूसरा तरीका दोस्तों कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम जो हाउसिंग फेडरेशन है, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन हो या थाना हाउसिंग फेडरेशन हो या पूना और तमाम कोल्हापुर, नासिक वगैरह के जो हाउसिंग फेडरेशन है, उनको कनेक्ट करते हैं और जो फार्मर्स है उनको कनेक्ट करके वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ऑनलाइन कैसे घर पहुंचे, घर पहुंच सेवा हो, इस तरह की हमने जो फार्म टू होम और अन्य हाउसिंग फेडरेशन तमाम टूल्स वगैरह को इंट्रोडक्शन किया है और हाउसिंग सोसाइटी में तमाम जो सुविधा होनी चाहिए घर बैठे और लॉकडाउन का लोग कैसे पालन करें, इसके लिए जागरूकता फैला रहे हैं दोस्तों। दूसरा इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स, असंगठित कामगार मजदूर जो है आपके घरों में, जो जो मजदूर आपकी मेड हो सकती है, जो ड्राइवर्स हो सकते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, उनका डाटा गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का पेंशन स्कीम ऑलरेडी है, उसमें आपको गूगल का लिंक है, गवर्नमेंट का लिंक है, गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है, उसमें आपको उन लोगों का डाटा पहुंचाना ताकि पेंशन तो उनको मिलेगी मिलेगी, वो जो मापदंड है उसके हिसाब से। लेकिन अभी सरकार जैसे दिहाड़ी कामगारों के लिए अनाउंसमेंट किया है, मजदूरों लेबर्स के लिए अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, तो उन लोगों को भी राहत देना चाहती है गवर्नमेंट कि पहले वो डाटा लेती गवर्नमेंट, उसके बाद वो कुछ मदद करना चाहती तो वो कर सके। तो ताकि जो पलायन है शहर, बड़े शहर से जैसे मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, क्राउड निकल रहा है, भीड़ निकल रही है मजदूरों की, लेबर्स की, वो ना निकले। इस तरह की गवर्नमेंट की योजना है, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक डाटा दे रहे हैं उन लेबर्स का, अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स का, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लगे रहिए। और दोस्तों जब सबसे ज्यादा अवेयरनेस करें हम ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए और कि ऑनलाइन कोर्स इस लॉकडाउन में आप घर बैठे हमारे जो महासेवा के ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें आप आ सकते हैं और उसमें भी हम यदि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप देते हैं, मदद करते हैं, पीएम केयर में मदद करते हैं, तो सीधा सीधा 50%
आपको रिलीफ दिया जाता है और 20% आप वॉलंटियर जुड़ते हैं। इस तरह से ऐसे डीम कन्वेंस या हाउसिंग सोसाइटी या सेल्फ रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट के बारे में एज ए प्रोफेशनल आप इसमें ऐसे जो चैलेंजेस आने वाले हैं रियल एस्टेट में, उसमें एज ए एक प्रोफेशन आप जॉब बना सकते हैं कोर्स करके। ऑनलाइन कोर्सेस है, 1 दिन का भी है और एक 15 दिन का भी है। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कोर्सेस है दोस्तों, तो इससे जुड़ सकते हैं। तो ये तमाम कोविड-19 की और वॉलंटियर हमें हमें वॉलंटियर ज्यादा मिल रहे हैं और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर जुड़े। जी प्रभु सर। या थैंक यू मनीष सुनील शर्मा जी। मैं एज ए चेयरमैन ऑफ महासेवा शैलेश गांधी साहब को खास करके आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा आज सौभाग्य है, 5 साल से हमेशा हम लोग 4th सैटरडे ऑफ द मंथ हरिराम चौधरी का नेतृत्व में हम आरटीआई क्लिनिक डिले इन डिस्चार्जिंग गवर्नमेंट ड्यूटीज, ये इसके बारे में हम लोकशाही दिन, इसके बारे में हम क्लिनिक लेते हैं। हर महीने का सिलसिला है, 25 से 30 लोग आते हैं। और शैलेश गांधी सर एक बार हमारे पास प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने आरटीए का 2 घंटे का लेक्चर भी लिया था। अनिल गलगली जी भी आए थे। और ऐसे तमाम लोगों को महीने में एक बार हम मिलते हैं, उनको पूरी गाइडेंस देते हैं। और इस टाइम 4th सैटरडे हम नहीं कर पाए, तो इस सिलसिले में आज हमने रखा है 11 बजे। तो मैं आपको शैलेश गांधी सर को स्वागत करता हूँ। उसी तरह से अनिल गलगली सर को भी इनवाइट करता हूँ। आज अच्छे तरह से आरटीए को लेकर जो भी मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करें। डिले इन डिस्चार्जिंग गवर्नमेंट ड्यूटीज, उसके ऊपर भी चर्चा हो, लोकशाही के ऊपर भी हो। और हरिराम चौधरी, आपको हम अभी सौंप देते हैं बिल्कुल आगे बिल्कुल का कार्यक्रम। हाँ जी, बिल्कुल। हरिराम हरिराम ठीक है। चौधरी जी, हाँ आप हाँ चार्ज लीजिए। हाँ, आपका आरटीआई का 1 घंटे का या 45 मिनट जो भी लेंगे आप लीजिए। उसके हाँ, बाद हम हर दिन के सिलसिला के हिसाब से हाँ, आज एक फार्मर्स को हम लाने वाले हैं। हाँ, हर दिन एक फार्मर को हम इस प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दे रहे हैं। फार्मर अपना प्रोडक्ट हाँ, और किस तरह से वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काम करती है उसके बारे में हम जानकारी उनको बाद में देंगे। पहला आरटीए के ऊपर हाँ, आपको बिल्कुल मंच हम सौंप देते हैं। थैंक यू बिल्कुल। वेरी हाँ, मच। विश हाँ यू ऑल थैंक द यू। बेस्ट। हरिराम जी यस सर। ठीक, आपको आपको बुलाऊं उसके पहले मैं बता दूं कि ये लाइव तो चल ही रहा है, लेकिन इसका एक वीडियो एडिट करके महासेवा न्यूज का वीडियो भी मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है अनिल गलगली जी से, अनिल गलगली जी आपके फेस पे ब्राइटनेस चमक आनी चाहिए। आप स्टार हो ऐसे भी मुंबई के, देश के। तो लाइट ऐसा करें ताकि व्यवस्था ऐसी करे कि आपके चेहरे पे प्रकाश पड़े, ताकि आपका प्रॉपर बाइट जैसा हो जाए। अनिल जी समझ रहे ना? यस। तो देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से हमारे चेयरमैन रमेश प्रभु जी ने स्वागत किया। तो एक बार मैं और बताना चाहूंगा, हरिराम चौधरी जी तो आरटीआई के सेमिनार हमेशा महासेवा और जाइंट्स मिलकर देते ही हैं, हर 4th सैटरडे महीने के। लेकिन ये 5 साल हो जाएगा महासेवा और जाइंट्स का गठबंधन का, और ये परंपरा आज भी शुरू है। आज ये ऑनलाइन है, जूम के माध्यम से फेसबुक पर लाइव हो रही है, तो तमाम लोग जुड़ सकते हैं और आप पार्टिसिपेट जितने वो सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी तमाम जितने लोग हैं दोस्तों, आप आरटीआई से रिलेटेड कुछ सवाल हो आपके पास, हमारे हमारे साथ 2 दिग्गज, देश के 2 दिग्गज हैं। एक तो अनिल गलगली हैं और एक शैलेश गांधी जी। शैलेश गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट तो है, साथ ही एक फार्मर सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। दूसरे अनिल गलगली जी वरिष्ठ पत्रकार है मुंबई में और सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट। साथ ही इन्होंने काफी, एक अग्निशिला इनकी मैगजीन है, मंथली मैगजीन, और बड़ी ही अच्छी अच्छी स्टोरी आती है अग्निशिला में। मैं खुद पढ़ता हूँ, कभी कभी ऑनलाइन मिलती है मुझे तो। और इन्होंने, इनके बारे में बता दूं, ये नवभारत टाइम्स, जनसत्ता जैसे पेपर में इन्होंने फ्रीलांस किया और सामना में भी लिखते रहते हैं, इनकी राइटअप्स वगैरह आते हैं। तो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काफी इनका नाम है। दूसरा ही साथ में दोस्तों, एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट इनके काफी जो चर्चित मैटर है, हेराल्ड, हेराल्ड की बात करें या एमएमआरडीए या एमसीजीएम के, या तमाम जो राष्ट्रीय जो कुछ ऐसे इश्यूज है जिन्होंने इन्हें बाहर लेके मीडिया के माध्यम से उजागर किया है, खुलासा किया है। तो ऐसे दमंग हमारे अनिल गलगली जी और शैलेश गांधी जी का भी व्यक्तित्व बड़ा निडर और निष्पक्ष है। तो दोनों का मैं स्वागत इन शब्दों में करूंगा दोस्तों, कि जैसे हम कोविड-19 के फाइट जो लड़ रहे हैं दोस्तों, वो
हिम्मत हम में और हमारे तमाम जितने आरटीआई के जो वरिष्ठ जुड़े हुए, साथ ही जो लोग जुड़े हुए उनके बारे में इस तरह से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों कि शकील आजमी साहब हुए बड़े शायर, उनकी 2 लाइन है। लाइन इस तरह से कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और हमने महासेवा ने और अनिल गलगली जी और शैलेश गांधी जी और तमाम हरिराम चौधरी जी जुड़े आरटीआई के सजग प्रहरी हैं, उन सब ने ठान लिया है कि हम देश के प्रति इस तरह से हमारी निष्ठा, हमारे राज्य के प्रति इस तरह से आरटीआई के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से हम करते रहेंगे। अभी मैं हरिराम चौधरी जी को सौंपूंगा कि वो इस कॉन्फ्रेंस को, आरटीआई सेमिनार को संचालित करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। हरिराम चौधरी जी। थैंक यू सुनील शर्मा जी और रमेश प्रभु जी। और आज हम आरटीआई पे चर्चा करेंगे। भारत सेवा और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूं। शैलेश गांधी जी, अनिल गलगली जी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज आरटीआई के बारे में तो हम बताएंगे ही। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट लेने के लिए है, लेकिन ये एक्शन लेने के लिए नहीं है। तो आज हमें शैलेश गांधी जी बताएंगे कि एक्शन लेने के लिए कौन सा कानून है, और वो कानून शैलेश गांधी जी ने खोज निकाला। ये कानून 2006 में बना था, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था। शैलेश गांधी जी ने खोज निकाला और उसके बारे में आज हमको वो बताने वाले हैं। तो एक्शन लेकर के कैसे ऑफिसर्स को मजबूर किया जाए कि यानी प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट। हम लेटर भेजते हैं, कोई जवाब नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो क्या किया जा सकता है वो शैलेश गांधी जी आज बताएंगे। अभी अनिल गलगली जी कुछ सक्सेसफुल स्टोरी बताएंगे। वो अपने एप्लीकेशन करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं और गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि वो उसके ऊपर करेक्शन एक्शन ले। तो और लास्ट में मैं फिर आप लोगों के बीच में उत्सुकता जगह कि आरटीआई है क्या, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो अब मैं सबसे पहले शैलेश गांधी जी को कहूंगा कि प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट जो 2006 में कानून बना था, जो लोगों को आज मालूम नहीं है, आपके बताने के हिसाब से सबको मालूम पड़ा और हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। तो शैलेश गांधी जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस एक्ट के बारे में आप बताएं। शैलेश गांधी जी। हाँ शैलेश गांधी जी, आपका ऑडियो ऑन कीजिए, आपका ऑडियो या ऑन कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि ये मौका दिया मुझे आप सबसे बात करने के बारे में। और जैसे हरिराम जी ने कहा, खोया हुआ कानून है, कानून खो नहीं जाता है। कानून तो स्टैट्यूट बुक्स पे रहता है, संविधान में रहता है, पार्लियामेंट की चौकड़ी में रहता है, मगर हमें जब पता नहीं है ये कानून जो मैं बात कर रहा हूं वो आरटीआई से ज्यादा कारगर हो सकता है, मगर ये कानून इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और सरकार भी इसको इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं रखती है। ये तो हकीकत है। मगर जब कानून है तो वो जनता के हाथ में है कि वो कानून को अमल करवाएं। तो मैं आपको थोड़ा एक प्रेजेंटेशन देता हूं स्क्रीन शेयर करके और फिर इसके बारे में बताता हूं। ये कानून, जैसे हरिराम जी ने कहा, एक्चुअली पहले 2003 में अन्ना हजारे ने अनशन किया था आजाद मैदान पे, जिसके लिए सरकार ने ये कानून ऑर्डिनेंस बना के 2003 में लेके आई। फिर वो ऑर्डिनेंस रिपीट हुआ और 2006 में ये कानून बन गया। मगर तब तक आरटीआई का प्रभाव समझना शुरू हो गए थे सब लोग, तो सरकार ने इसके रूल्स ही नहीं बनाए। रूल्स 2013 में बने। ये कानून सचमुच बहुत पावरफुल है, जैसे मैंने कहा, और इसके मैं आपको प्रोविजंस कुछ समझाता हूं मैं प्रेजेंटेशन के जरिए। इसका नाम तो लंबा चौड़ा है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। 14 शब्दों का ये नाम है, एक्ट 21 ऑफ 2006। मेरे ख्याल से राइट टू इंफॉर्मेशन में वो लोग मार खा के देख लिया कि आरटीआई जैसा सिंपल नाम रखेंगे तो लोगों की जबान पे आ जाएगा। ये 14 शब्दों का नाम बोलते बोलते ही आदमी थक जाए। इसको दफ्तरी दिरंगाई का कानून भी कहते हैं, ट्रांसफर्स चार्टर्स एंड डिलेज एक्ट भी कहा जाता है। अब ये कानून क्या करता है? इसके 3 मेन प्रोविजंस हैं। शैलेश जी, आपको अलो किया, शेयर स्क्रीन के लिए अलो किया? हाँ जी, या शेयर स्क्रीन के लिए अलो किया आपको? शेयर स्क्रीन के लिए आपका मैंने समझा था कि किया होगा, मुझे ये पता नहीं।
ये आप देख रहे हैं? नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे हैं? अविनाश सिंधे, हमारे सहयोगी अविनाश सिंधे अलो कर रहे हैं शेयर स्क्रीन के लिए। यस सर, यस यस, गो अहेड शैलेश जी, गो अहेड। अच्छा, कैन यू जस्ट टेल मी, कैन यू सी द स्क्रीन? 1 सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन? यस यस सर, यस सर, ओके, यस सर। ठीक है। तो पहला इसका जो महत्व का है, 1 मिनट में सर स्लाइड पे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, स्लाइड पे। फुल स्क्रीन कीजिए सर, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पूरा या स्लाइड कर दिया तो फुल स्क्रीन कीजिए सर। वो फिर मुझे नहीं दिखाई देता है क्या कर रहा हूं। ठीक है ठीक है। अच्छा, सेक्शन 4 जो है इसमें ट्रांसफर्स के बारे में है, जो कहता है कि द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी 3 years and transfers will be made normally only in April and May of each year. An officer has to be transferred for special reasons in less than this tenure. Reasons have to be recorded in writing. ये हमें लगता है कि हमको इसका क्या लेना देना है। हकीकत में एक समझिए, गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छा है बुरा है जो भी है, अगर उसको काम करना है, जब उसकी ट्रांसफर हो जाती है तो 3-1 महीने उसको लगते हैं वहां की कारोबार समझने में, और दूसरे 3-1 महीने वो प्लान बनाता है कि मैं क्या इंप्लीमेंट करूं। अगर उसकी ट्रांसफर 1 साल में, 8 महीने में, 10 महीने, 1.5 साल में हो जाती है तो वो कारगर हो नहीं सकता है। सरकारी नौकर सब बेकार नहीं है, मगर हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से ये इनको टेन्योर, और अगर पॉलिटिशियन के हिसाब से वो काम ना करे तो उसकी ट्रांसफर कर देते हैं। ये सब रोकने के लिए ये प्रोविजन है। जो सबसे महत्व का है मैं लास्ट में आपको बताता हूं। दूसरा है सिटीजन्स चार्टर। सेक्शन 8 कहता है एवरी ऑफिस और डिपार्टमेंट मस्ट पब्लिश सिटीजन चार्टर विद इन 6 months of the act. Citizens charter means a list of facilities or services rendered by the office or department, together with the time limit for providing such facility or services to the general public. This should be updated in May each year with inputs from public. हर डिपार्टमेंट अगर सिटीजन्स चार्टर निकाले इसके हिसाब से और हर साल इसको अपडेट करे और ऑडिट भी करे, तो आप सोचिए और चाहिए क्या। हमें पता चले कि ये सरकारी दफ्तर को ये काम करना है, इस हिसाब से करना है, अगर नहीं हुआ तो किसके पास जाना है, इसका रिड्रेसल क्या है, और हर साल जनता के इनपुट के साथ ये अगर अपडेट हो जाए तो सचमुच सरकारी गवर्नेंस एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स वुड बी ऑलमोस्ट परफेक्ट। ये भी अमल नहीं हो रहा है। और तीसरा जो सबसे सिंपल है, सेक्शन 9 and 10 कहता है, 9(2) कहता है द हेड ऑफ एवरी office or department shall determine as far as possible 3 levels of submission for taking final decision on all matters pertaining to that office or department. हर मोस्ट काम 3 लेवल्स में ही निपटने चाहिए। आज सरकारी पेपर देखते हैं, कई बार 10-10, 20-20 सिग्नेचर्स होते हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है और उसी में टाइम पास हो जाता है। ये कहता है 3 लेवल्स में ही डिसीजन होना चाहिए। Section 10 says this, if every government servant shall be bound to discharge his official duties in the official work assigned or pertaining to him most diligently and as expeditiously as feasible, provided that normally no file shall remain pending with any government servant in the department or office for more than 7 working days. 7 working days मतलब करीब 10 calendar days हो गए roughly. Provided that in respect of the files not required to be referred to any other department, the concerned department shall take the decision and necessary action in the matter within 45 days. And in respect of files required to be referred to any other department, decision and necessary action should be taken within 3 months. जनता जब कोई भी रिप्रेजेंटेशन देती है, कंप्लेन करती है या एप्लीकेशन करती है, वो एक फाइल बनती है सरकार के लिए। नॉर्मली पैसे खाने को या आलस में उसका जवाब ही नहीं देता है कोई। जनता कुछ भी चिट्ठी लिखे, आदमी, इंसान, कोई भी साधारण नागरिक एक चिट्ठी लिख दे, एप्लीकेशन करे या रिप्रेजेंटेशन करे या कंप्लेन करे, तो सिंपलेस्ट चीज सरकार की अफसर की है कि वो जवाब ही नहीं भेजते कोई, ना हाँ ना आपका ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ नहीं। कई बार जब तक पैसे नहीं दिए जाते वो फाइल आगे नहीं बढ़ती है, चाय पानी जिसको हम कहते हैं। अगर कोई नुक्स है वो एप्लीकेशन में तो वो बताए लिख के कि ये नुक्स है, तो कोई करेक्ट कर सके। जवाब ही नहीं देना ये सबसे सिंपल चीज है, या केयरलेसनेस से या करप्शन की वजह से। अगर हम ये करवा सके
तो बहुत जबरदस्त फायदा हो। मगर क्यों, ऐसे तो बहुत सारे कानून हैं, मगर ये कानून में जो सचमुच इसके दांत हैं, any willful or intentional delay or negligence in the discharge of official duties or in carrying out the official work assigned or pertaining to such government servant shall amount to dereliction of official duties and shall make such government liable for appropriate disciplinary action. एक चीज आपको बता दूं, सरकारी अफसर डिसिप्लिनरी एक्शन से ज्यादा घबराता है 20-25 हजार फाइन से। आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर पेनल्टी लगा सकता है, मगर डिसिप्लिनरी एक्शन सिर्फ रेकमेंड कर सकता है। ये जो कानून है ये कहता है डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करना है। The concerned competent authority on noticing or being brought to its notice any such dereliction of duties on the part of any government servant, after satisfying himself about such dereliction on the part of such government servant, shall take appropriate disciplinary action against the defaulting government servant under the relevant disciplinary rules, including taking entry to such dereliction of duty in the annual confidential report of the government servant. ये करियर पे असर कर सकता है और रूल्स में लिखा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताया गया तो उसको 15 दिन के अंदर इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए और रिजल्ट निकालना चाहिए। All application complaints representations are files. Section 10 कहता है no file should remain with any officer for more than 7 working days, about 10 calendar days. अगर कोई अफसर 10 दिन से ऊपर वो फाइल अपने टेबल पे रखता है तो वो गुनहगार है। For all files which do not require reference to any other department, decision and necessary action should be taken within 45 days. तो आपने एप्लीकेशन की, कंप्लेन की, रिप्रेजेंटेशन किया, उसका जवाब आपको 45 डेज में मिलना चाहिए। इवन इंटर डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट का काम और कारोबार क्यों बहुत लेथार्जिकल चलता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ फाइल भेजती है तो महीनों उसका कोई देखता भी नहीं है या जवाब नहीं दे रहा है तो नहीं देता है। फाइल जब 90 दिन में तो करना ही है, इवन दूसरे डिपार्टमेंट में कंसल्ट करना है तो इफ देयर इज अ डिले एंड इट इज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही मस्ट ऑर्डर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ऑर्डर डिसिप्लिनरी एक्शन इफ रिक्वायर्ड। ये रूल है। द कंसर्न्ड हेड ऑफ ऑफिसर ऑन नोटिसिंग और बीइंग ब्रॉट टू हिज नोटिस एनी डायरेक्शन इन प्रोवाइडेड सर्विस एंड फैसिलिटीज will hold and complete the preliminary inquiry within 15 working days. If it is found that the decision उनको लेना है, मगर preliminary inquiry में क्या लिखेंगे? हर बार तो झूठ नहीं लिख सकते। अगर हजारों केस ऐसे हैं एंड हजारों केस ऐसे हैं सरकारी दफ्तरों में जहां पे पैसा खाने के लिए या केयरलेसनेस की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी एक चीज आपको बता दूं, ये कानून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नहीं लागू होता है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक्ट 21 of 2006 does not apply to the municipal corporation, but section 64C of Bombay Municipal Corporation Act has provisions similar to section 10 of the act 21 of 2006. For other municipal corporations in Maharashtra state, section 72C of the Municipal Corporations Act, ये मैं क्लियर कर दूं, ये महाराष्ट्र का स्टेट एक्ट है, सेंट्रल एक्ट नहीं है। क्या कर सकते हैं इस कानून से? बड़ा सिंपल एक ड्राफ्ट मैंने बनाया है। If a complaint representation application has not been responded to for 45/90 days, depending on एक ही डिपार्टमेंट को करना है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को करना है, send a letter to the charity commissioner, for example, along the following lines: I had given my application for so and so on so and so, copy enclosed. Since then, I have received no communication. I would like to draw your attention to section 10 of the Transfers, Charters and Delays Act, which mandates that no decision can be kept pending for over 45/90. In the instant case, no decision has been communicated to me despite the lapse of so many days. I request you to conduct a preliminary inquiry within 15 days to fix responsibility on the officers responsible and take appropriate disciplinary action against them. I request that the report of the inquiry may please be sent to me. I look forward to early action. We will call it a complaint under section 10 of Act 21 of 2006. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी सिमिलर लेटर, सिर्फ उसमें सेक्शन 10 ऑफ एक्ट 21 के बजाय सेक्शन 64C ऑफ द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट आएगा। बाकी आइडेंटिकल चिट्ठी बनती है। एंड टू गेट एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन 1 or 2 examples. I refer to the encroachment in front of the main gate of Metro Unity Housing Society at SV Road near BMC Market, Andheri West.
This has been brought to the notice of BMC officers at various times, and appropriate orders have also been issued. This certainly reflects willful and intentional delay and negligence in discharge of official duties and amounts to dereliction of duty and invites disciplinary action as mentioned in section 64C into bracket 2. I'm bringing this to your notice and expect you would take action for dereliction of duty by the concerned officer. As per section 64C, you are duty bound to take disciplinary action against the recalcitrant officer and consider making an adverse entry into this annual confidential report. I request you to send me action taken on this letter and to ensure that the requisite action is taken promptly. ऐसी एग्जाम्पल वाटर कनेक्शन के लिए किया हो, अगर नहीं किया हो, अब हो क्या रहा है? अगर ये कानून कारगर हो जाए तो सरकारी कामकाज बहुत एफिशिएंट हो जाए, करप्शन बहुत कम हो जाए, जीरो करप्शन हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत करप्शन कम हो जाए। 50-100 केस ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन के होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं। शायद 1 या 2 पूरे महाराष्ट्र में कुछ थोड़ा सा असर हुआ है, बाकी डिपार्टमेंट्स अगर आप इसमें भेजते हैं चिट्ठी तो उसका भी जवाब नहीं देते हैं। कानून जो लिखा है, लेजिस्लेचर ने पास किया है, वो कानून है। कानून चीफ मिनिस्टर को मर्जी आए, वो कानून नहीं है, ना गवर्नर को, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना प्राइम मिनिस्टर को। जनता ने पॉपुलर किया, ये कानून कारगर नहीं कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन की थ्रेट दफ्तर और हमें प्रेशर अगर हम बनाए, बहुत सारे लोग 500, 1000, 2000 एप्लीकेशन ऐसे जाएं और वो नहीं हो तो ऐसे 10 केस इकट्ठा करके अगर हाईकोर्ट में जाएं तो कोई भी कोर्ट कहेगी कि ये कानून का पालन नहीं हो रहा है, सरकार नहीं कर रही, उसको करना पड़ेगा। How we can persuade Maharashtra government? Make the government work for you. Use Act 21 of 2006. If an application complaint representation has been given and no response has been obtained, file a complaint under one of these to the secretary or commissioner under section 10 of for Maharashtra government, 64C for Municipal Corporation Mumbai, and 72C of the Maharashtra Municipal Corporations Act. If you get or do not get a response within 60 days, मैं सजेस्ट कर रहा हूं महासेवा इसका काम कर सकती है कि ऐसे 10-20 केस करके I'd be very happy to assist in this. You can make this act work. Government must respond to citizens. If you want your government work to, you will have to act. आज बड़ी देशभक्ति की बात चलती है। मेरे हिसाब से देशभक्ति सिर्फ भारत के लिए जय करने से नहीं होती है। देशभक्ति ये है कि मैं सरकार को ठीक चलाऊं, सरकार क्यों नहीं ठीक चलती इसके बारे में कुछ काम करूं, और ये सरकार मेरी है, हमारी है, ये सरकार को ठीक काम करें, तब मेरे हिसाब से देश प्रेम है। थैंक यू। कोई सवाल होंगे तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो शैलेश गांधी जी हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा कानून है और ये कानून में ऑफिसर्स को मजबूर होकर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं शैलेश गांधी जी से पूछ लीजिए। ऑडियंस पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप शैलेश गांधी जी हैं, वो एक्शन लेने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है उन्होंने काफी कुछ बताया है। प्रैक्टिकल में हम तो हमारे मंथली सेमिनार होते हैं उसमें भी आपको फिर गाइड करते ही रहेंगे। आज आप और भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, शैलेश गांधी जी से जरूर पूछिए। और ये मैंने भेजा है महासेवा को, अगर चाहे तो दूसरों को जरूर दीजिएगा। प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। शैलेश गांधी जी, ये लाइव चल रहा है फेसबुक पे, आप शेयर कर ले। अनिल गलगली जी की शेयर किया मैंने, अनिल गलगली जी से फेसबुक पर, और हरिराम चौधरी जी से भी शेयर कर चुका हूं। तो ये ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे लोग मैं चाहूंगा देखें और इंफॉर्मेटिव हो और अवेयर हो इस कानून के। जो मजबूत कानून है आपके हाथों में हथियार है, उसका कैसे इस्तेमाल करें ये आप, और इसका हम वीडियो भी बनाएंगे ताकि लोग कनेक्ट हो, ज्यादा से अवेयर हो। और मैं चाहूंगा आपके नंबर्स वगैरह चैट बॉक्स में आप शेयर कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो। जरूर जरूर जरूर।
मुझे लगता है हरिराम जी अभी तो कुछ क्वेरीज नहीं आ रही, तो आप अभी मैं अनिल गलगली जी को बोलता हूँ। बिल्कुल। अनिल गलगली जी ने बहुत एप्लीकेशन किए हैं आरटीआई में, काफ़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन उनको मिली है और वो इंफॉर्मेशन उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजी है और उसमें कई करेक्शन उन्होंने करवाए हैं, कई एक्शन लेने के लिए उनको मजबूर किया है। अब मैं अनिल गलगली जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सक्सेस स्टोरी है, जो उनको सफलताएं मिली है, वो हमको बताएंगे। हमें काफ़ी उत्सुकता जानने की। अखबारों में हम उनका नाम पढ़ते रहते हैं और ये भी पढ़ते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या उनके आरटी एप्लीकेशन में रिस्पॉन्स दिया। तो मैं अनिल गलगली जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में वो बताए और फिर उसके बाद में पार्टिसिपेंट्स को जो भी क्वेश्चन पूछना होगा उनका स्वागत है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अनिल गलगली जी। अनिल जी आपका ऑडियो ऑन कीजिए, अनिल जी आपका ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ यस, आपका ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ ओके। यस सर, गो अहेड। हाँ, सबसे पहले मैं महाई सेवा के रमेश प्रभु जी, हरिराम जी, हमारे मित्र सुनील जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस तरह का शानदार आयोजन किया। जिस तरह से हमारे सीनियर शैलेश जी ने जो अलग अलग कानून की जो परिभाषा बताई, निश्चित तौर पर हमें राइट टू इंफॉर्मेशन से अधिक इस कानून का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर हम आरटीआई करने के बाद उसका जवाब मिलने के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। और शैलेश जी ने जो नई कानून की जो परिभाषा बताई है, निश्चित तौर पर मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र की अलग अलग महानगर पालिका में ये जो नया जो कानून आया है दफ्तर दिलंगाई का, जो जिसको हम देरी का कानून भी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें आम लोगों को फायदा मिल सकता है। मुझे जो टॉपिक दिया गया है सक्सेस स्टोरी, उस पर मैं आता हूँ। निश्चित तौर पर सूचना का अधिकार एक कानून ये आज आम लोगों के लिए सबसे बड़े हथियार है। जिस तरह से शैलेश जी हमेशा कहते हैं कि हमें आज़ादी के बाद एक दूसरी आज़ादी मिली है कि हम इस कानून का इस्तेमाल बखूबी करें। आज भारत में और खासकर मुंबई और महाराष्ट्र में इस कानून का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। इसीलिए इस कानून का इस्तेमाल करने वालों पर हत्या होना, उन पर अटैक होना, ये भी आम बात हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आज कई सारे जो लोग हैं जो इस कानून का इस्तेमाल कर सरकार को उनकी गलतियां बताने, उनकी खामियां बताने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे तो मेरे लिए चाहे वो मुंबई महापालिका की छोटी की समस्या हो, किसी ड्रेनेज का अगर ढक्कन भी खुला हो, अगर वो हमारे आरटीआई के बाद या कंप्लेंट के बाद अगर उसे महानगर पालिका कार्रवाई करती है, वो भी सक्सेस स्टोरी है। और चाहे जो बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो सरकार का टैक्सेस को देने में आनाकानी करते हैं, समय पर नहीं देते हैं, इसके बावजूद भी सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो ऐसे वक्त इस कानून का इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों के सामने है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुंबई में जो इसके पहले रिलायंस नाम की एक बिजली की कंपनी थी, तब उसे अडानी ने टेक ओवर किया है। जब हम रिलायंस जो एनर्जी कंपनी हमारे मुंबई में कार्यरत थी, तो हमारा जो रोजाना जो महीने का बिल आता था, उस बिल के साथ सरकार का टैक्स का पैसा भी रिलायंस कंपनी वसूल करती थी, मगर वो टैक्स का पैसा सरकार की तिजोरी में नहीं जाता था। हमें जानकारी मिलने के बाद हमने जो विद्युत विभाग है, उस विभाग से इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं कहावत, उसके अंतर्गत सभी लोग मिले हुए थे। हमें काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जो जानकारी मिली काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि जो पैसा जो हम बिजली का बिल भरते हैं, उसमें तो टैक्स का पैसा सरकार के पास पिछले 2 से 3 सालों में जमा नहीं किया गया था। मुंबई सेंट्रल के सूचना अधिकार के कार्यालय में मैं कंटिन्यू 9 घंटा बैठने के बाद उस व्यक्ति ने मुझे जानकारी दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये जानकारी मैं आज नहीं लूंगा तो कल कुछ और खेल हो जाएगा और जानकारी को लोग नष्ट करने की कोशिश करेंगे या कहीं ना कहीं तो इस तरह का रिकॉर्ड बनाएंगे कि पैसा सरकार की तिजोरी में जमा न हो। 9 घंटे के बाद जद्दोजहद के बाद जब जानकारी मिली, तब काफी चौंकाने वाली थी। रिलायंस नाम की जो कंपनी थी, जो इसके पहले मुंबई में बिजली की सप्लाई करती थी, उन्होंने 1600 करोड़ रुपए सरकार को अदा नहीं किए थे। जानकारी मिलने के बाद हमने जो अलग अलग रूल्स का अध्ययन किया, क्योंकि सूचना के अधिकार का एक छोटा सा एक नियम ये भी है कि सूचना मिलने के बाद उसके डीप में जाइए, उसके आसपास के जो कानून है, किस तरह के सरकार कानून पर उस पर कार्रवाई हो सकती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमने पाया कि सरकार के पास एक ऐसा जीआर था कि इस तरह के पैसे न चुकाने पर पहले 3 महीने के लिए 16% ब्याज और बाद में 3 महीने के बाद 24% ब्याज उस कंपनी को हम
वसूल कर सकते हैं। तो हमने सारे कैलकुलेशन करके सबसे पहले सरकार से दरखास्त की, मुख्यमंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, कि किस तरह से रिलायंस ने हमारे साथ तो चीटिंग की है, लेकिन आपको भी वो चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनके ऊपर 420 का गुना दाखिल किया जाए और पैसे वसूल किए जाए। आपको ताज्जुब होगा, ऊर्जा मंत्री थे चंद्रकांत बावनकुले, उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब सरकार से हमें न्याय नहीं मिला, तो हमने उस आरटीआई की जानकारी, सरकार को लिखा हुआ पत्र, हमने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, जिसे हम MERC कहते हैं, वहां पर आनंद कुलकर्णी नाम के रिटायर्ड IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी सबसे पहले इनकार कर दिया कि हमारा काम नहीं है, पैसा वसूल करना सरकार का काम है, आप सरकार के पास जाइए। जबकि लाइसेंस अथॉरिटी थी MERC। फिर हमने वापस दोबारा चिट्ठी लिखी कि अभी रिलायंस कंपनी अडानी को बेचने जा रही है, आप पहला तय करें कि जो सरकार का जो पैसा है, जो हमारा पैसा था, वो अडानी भरेंगे या रिलायंस भरेंगे। ये जो कस्टमर्स होने के बाद मीडिया ने काफी इसको प्रेशर किया, सोशल मीडिया में खबरें आने के बाद आनंद कुलकर्णी ने जब रिलायंस कंपनी को बेचने की अनुमति दी, उसका लाइसेंस ट्रांसफर करने की अनुमति दी, तो उस वक्त एक शर्त डाली, जब तक आप पैसा अदा नहीं करेंगे तब तक आपका लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होगा। मित्रों, इसका ये फायदा हुआ कि रातों रात को 2 बजे 2460 करोड़ रुपए, नहीं 2640 करोड़ रुपए ब्याज के साथ रिलायंस कंपनी ने सरकार को अदा किए और 2 दिन के बाद लाइसेंस ट्रांसफर हुआ। ये आरटीआई की सक्सेस स्टोरी इसलिए है क्योंकि ये पैसा मेरा था, ये पैसा आपका था, ये पैसा सरकार का था। इस पैसे से हम कई सारे विकास के काम कर सकते थे, मगर निजी कंपनियां किस तरह से रिकॉर्ड को छुपाती है और किस तरह से सरकार के अधिकारी उसे बचाने का काम करते हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस आरटीआई से मिला। और इसके वजह से सरकार की तिजोरी में 2640 करोड़ रुपए जमा हुए। ये आरटीआई की सक्सेस स्टोरी है। और निश्चित तौर पर अभी भी मेरा फॉलोअप चल रहा है कि उन अधिकारियों पर एफआईआर हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनके लापरवाही से हमें हमारे पैसे समय पर नहीं मिले, भले हमें ब्याज मिला है, पर उन अधिकारियों की मिलीभगत, उनका भ्रष्टाचार, उनकी रिश्वतखोरी, उस पर भी फॉलोअप करने का काम मेरा अब भी जारी है। बिल्कुल अनिल जी, जैसा आपने बताया कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी नहीं, ये पूरे अपने राज्य की और अपने जनता की सक्सेस स्टोरी है, जिसमें राजस्व, गवर्नमेंट, सरकार का भला किया आपने, लोगों का जो जमा पूंजी थी वो एक रेवेन्यू गवर्नमेंट का जनरेट हुआ है। तो इस तरह के काफी काम है आपके अनिल जी, धन्यवाद आपको। यस, गो अहेड। स्टोरी है। और एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि किस तरह से मुंबई शहर में सस्ती जमीन कौड़ियों के दाम पर दी जाती है, क्योंकि आज मुंबई शहर में जमीनों के भाव बढ़ चुके हैं। पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब एकनाथ खड़से नामक एक मंत्री ने, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी, उन्हें ओशीवरा में जो 70 करोड़ की जमीन थी, उसे महज 70,000 रुपए में देने की कोशिश की थी। जब एकनाथ खड़से जी ने अपने बंगले में बुलाकर माननीय हेमा मालिनी, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उनको नृत्य करने के लिए, नृत्यशाला बनाने के लिए सरकार की जमीन देने का काम किया। उस जमीन का इतिहास ये था कि उस जमीन गार्डन के लिए रिजर्वेशन थी, वहां पर अतिक्रमण भी था और सरकार की तरफ से उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। जब ये जमीन देने का काम किया गया तो हमें भी उत्सुकता हुई कि इस तरह से सस्ते दाम में जमीन कैसे मिल सकती है। हमने कलेक्टर में आरटीआई डाली, सरकार के पास आरटीआई डाली। जब हमें डॉक्यूमेंट मिले तब ताज्जुब हुआ कि 2016 में सरकार ने 1973 का एक कानून था, उसे इम्प्लीमेंट करते हुए हेमा मालिनी को 70 करोड़ की जमीन महज 70,000 में देने का प्रयास किया। हमने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पुराने जीआर थे, उसका अध्ययन किया, क्योंकि सरकार नियम के हिसाब से सही काम कर रही थी, मगर उसको विरोध कैसे करें। हमने जीआर निकालकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी कि इस तरह नहीं चलेगा, ये मुंबई शहर है, अब इस तरह से सस्ती जमीन किसी को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर थी, इस तरह काम में आपको टेंडर देना पड़ता है, आपको कंपटीशन करनी पड़ती है, मगर सरकार ने, हेमा मालिनी उनकी पार्टी की होने की वजह से उसे जमीन देने का काम किया था। हमारे फॉलोअप के बाद जब हमने चिट्ठी लिखी तो आपको ताज्जुब होगा, 72 घंटे में सरकार ने वो पुराना जीआर को कैबिनेट की स्पेशल बैठक लेकर रद्द करने का काम किया। आरटीआई नहीं करते तो जीआर नहीं पता चलता, और जीआर के अनुसार हमने कंप्लीट करने के बाद सरकार ने उस पुराने जीआर को रद्द किया, जिसकी वजह से हेमा मालिनी को जमीन मिली थी। लेकिन आने वाले कई सारे ऐसे हेमा मालिनी बनते थे मुंबई शहर में, इन्हें इस तरह के कौड़ियों के दाम पर जमीन मिल सकती थी।
सरकार ने ताबड़तोड़ जीआर को स्क्रैप किया। उसके बाद कंटिन्यू फॉलो करने के बाद हमारे दूसरे मित्र थे केतन तिरोडकर, उन्होंने भी जनहित याचिका दायर की। उन्होंने किस तरह से मैंग्रोव की कटाई की थी उन पर एफआईआर होना चाहिए। तो उसके बाद सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया गया और जमीन न देने का निर्णय लिया गया। ताज्जुब की बात है कि आज तक हेमा मालिनी ने उस जमीन के लिए ना दावा किया है, जमीन आज भी सरकार के पास है। और निश्चित तौर पर इस तरह से आरटीआई की वजह से हेमा मालिनी का मामला सामने आया। इसमें कोई हेमा मालिनी किसी पार्टी के होने की वजह से हमने शिकायत नहीं की, एक न्याय का मामला था। क्योंकि मुंबई शहर में कई सारी ऐसी विकलांग संस्थाएं हैं, मतिमंद के बच्चों की संस्थाएं हैं, जिन्हें उनके पास बच्चे हैं मगर उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जगह नहीं है। कुछ सारे एनजीओ ईमानदारी से अपना पैसा खर्चा करके उन बच्चों को पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं, पर सरकार उन्हें जमीन नहीं देती। मगर हेमा मालिनी जैसे लोगों को जमीन देने का काम सरकार कर रही थी। निश्चित तौर पर आरटीआई की वजह से, एक ताकत की वजह से, सूचना के अधिकार की वजह से हेमा मालिनी का मामला सामने आया और सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल। जैसे आपका आपका रसूख है, आपकी पहचान है, आप बड़े आदमी हो, तो आपको वो जमीन कौड़ियों के दाम मिल जाएगी, ऐसा नहीं। यदि आरटीआई और सजगता है हमारी सबकी एज ए सिटीजन, जैसे अनिल जी ने किया कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को पीछे होना पड़ा, क्योंकि आप कौड़ियों के दाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो जमीन जो पात्र है, जो योग्य है, जो हजारों लोग ऐसे एनजीओ जो गरीब लोगों के लिए, विकलांग लोग, दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छी पहल है अनिल जी आपकी। यस सर। हाँ, तो अनिल जी अभी आप अपना चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डालना चाहें तो नंबर और आईडी डाल सकते हैं, और शैलेश गांधी और मैंने तो डाल दिया है, तो लोग आपको संपर्क कर सकें। और अभी लोगों से भी, पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन आंसर कुछ करना चाहें तो करें। अभी आपने देखा कि आरटीआई में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स निकाले, जो इन्फॉर्मेशन निकाली, वो इन्फॉर्मेशन निकाल करके गवर्नमेंट को मजबूर किया, और जो लॉस रेवेन्यू का गवर्नमेंट को होने वाला था वो लॉस नहीं हुआ, यानी कि जनता का लॉस नहीं हुआ। इतनी बड़ी सेवा ये करते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल गडकरी जी। और अब इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर, जो पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक और ये बताना चाहता हूँ कि शैलेश गांधी जी ने एक कानून आपको बताया, प्रिवेंशन ऑफ डिले। 2 कानून और है, लोकशाही दिन और राइट टू सर्विसेज एक्ट। ये 4 कानून की जानकारी हम हमारे मंथली सेमिनार में देते हैं, और चारों कानून कैसे यूज करना वो हम बताते हैं, जो 3 घंटे का सेमिनार होता है। तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जब भी नेक्स्ट सेमिनार होगा आप जरूर अटेंड कीजिए। तो अब आपको स्वागत है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अनिल गडकरी जी से और शैलेश गांधी जी से आप पूछ सकते हैं। हाँ, पार्टिसिपेंट जो भी प्रश्न पूछना चाहे आप पूछिए, आपका स्वागत है। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर दूसरे आरटीआई पे जाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं वो ले लेता हूँ मैं। तो अब नेक्स्ट पे अभी आते हैं, उसके बाद भी आप क्वेश्चन आंसर फिर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अभी तक आपने देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, उनकी सफलता कितनी बड़ी सफलता है, ये अनिल गडकरी जी ने अपने को बताया। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या? 2005 में ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया था, यानी कि पूरे भारत में ये कानून लागू पड़ता है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ये सारी इसमें कवर हो जाती है। और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, जैसे कि एमटीएनएल है या नेशनलाइज्ड बैंक्स है, वो कवर हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, जैसे एमएमआरडीए है, सीकॉम है, ये सब कवर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। अब इसमें इसकी विशेषता ये है कि अगर हम एक आरटीआई एप्लीकेशन करते हैं, जो फॉर्म हमारे सेमिनार में सब लोगों को देते हैं, तो आरटीआई एप्लीकेशन जो करते हैं उसका जवाब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकार को 30 दिन के अंदर देना होता है। ये इसका स्पेशल फीचर है इस आरटीआई एक्ट का, कि 30 दिन के अंदर उसको जवाब देना होता है। और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो 250 रुपया पर डे पेनल्टी है, जो कि 25,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है। और ये 25,000 रुपये की पेनल्टी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपनी जेब से देनी होती है, सरकार नहीं देती है। तो ये बहुत अच्छा इसमें कानून है। और कई लोगों को 25,000 रुपये दंड हुआ भी है। रत्नाकर गायकवाड़ जब थे तो उन्होंने कई लोगों को दंड किया था। तो बहुत अच्छा कानून है ये। तो एक तो स्पेशल फीचर ये है कि 30 दिन की लिमिट है। दूसरा स्पेशल फीचर ये है कि इसमें दंड है 250 रुपया पर डे अगर वो नहीं करते हैं तो। और तीसरा एक बहुत बड़ा स्पेशल फीचर ये है कि इसमें इंस्पेक्शन का पावर है। हमने एप्लीकेशन किया, अब जिस फाइल में हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डॉक्यूमेंट्स है, वो फाइल हम इंस्पेक्शन ले सकते हैं।
और वो भी फ्री, 1 घंटे तक फ्री ऑफ चार्ज है। तो हम 1 घंटे तक इंस्पेक्शन ले करके और बहुत से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स हम उनसे मांग सकते हैं। तो इंस्पेक्शन का भी अधिकार बहुत बड़ा है, और इंस्पेक्शन का अधिकार है, इसका मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता। तो एक ऑब्जेक्टिव इस आरटीआई एक्ट का ये भी था कि शासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो ये इंस्पेक्शन की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। अब दूसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी। अगर मान लीजिए कि 30 दिन के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कोई जवाब नहीं दिया, या दिया तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हम नेक्स्ट 30 डेज में अपील कर सकते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं, और वो अपील की सुनवाई अगले 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। अब वो जब अपील की सुनवाई होती है तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ऑर्डर देती है कि इनको आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए, आप दीजिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है। अभी तो कोई पूछने वाला नहीं था, हम लेटर लिखते थे, कोई जवाब नहीं आता था। अब अगर लेटर नहीं लिखते हैं तो एक तो शैलेश गांधी जी ने हमको जवाब बताया, वो एक्शन ले सकते हैं। दूसरे, हम अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी में अपील में जाते हैं तो उनको वो पूछते हैं कि क्यों नहीं जवाब दिया आपने, यानी कि अकाउंटेबिलिटी है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का था कि अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, और एक ऑब्जेक्ट था कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना। जब इतना सब चीजें है, पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी है, तो भ्रष्टाचार पे नेचुरल लगाम भी लगेगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव इसका है। और हमने एक बार सुब्रमण्यम जी स्वामी से पूछा था कि क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है क्या, और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आरटीआई की वजह से मैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ, कोर्ट वगैरह में मैं केस करता हूँ, और उससे आरटीआई पे लगाम लगा है, जरूर लगा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इतना उपयोगी कानून है। इसमें टाइम लिमिट है। फर्स्ट एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ता है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कीजिए, 30 दिन के अंदर सुनवाई करनी पड़ती है। उसने भी जवाब बराबर नहीं दिया तो सेकंड अपील कर सकते हैं, जो कि 90 डेज के अंदर हमको अधिकार है, और उसकी हियरिंग भी 6 महीने के अंदर हो जाती है। मतलब कि हर तरह से अगर आप पीछा करेंगे, और हम लोग आप महासेवा और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपको गाइड करते रहेंगे, और जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये आरटीआई कानून है, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और के फाइल में है, वो उसको देने के लिए बाध्य है, उसको देना ही पड़ता है। और नहीं दिए तो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील करके भी हम ये एक्शन ले सकते हैं। और नहीं तो बाकी 3 कानून है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट, लोक शाही दिन, और राइट टू सर्विसेज एक्ट। ये चारों को कैसे कैसे उसका उपयोग लाया जाए, वो सब हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो चारों का उपयोग किया जाए। और हम यहाँ तक वादा करते हैं कि अगर आपका काम नहीं हुआ है तो 4 महीने के अंदर अंदर आपका काम होगा। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जिन्होंने भी हमको अप्रोच किया है, आज तक कोई भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ है, उनका काम हुआ है। ये बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। तो ये सब बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अब इसके बारे में अब आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना हो, चाहे आरटीआई के बारे में मुझे पूछना है, या अनिल गलगली जी से पूछना है, या अपने शैलेश गांधी जी से पूछना है, तो आपका स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट्स को आग्रह है कि जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और बाद में हमारे तीनों के चैट बॉक्स में जो नंबर है, फोन पे भी आप हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर चालू है। आपको पार्टिसिपेंट्स को मैं इनवाइट करता हूं कि वो क्वेश्चन आंसर पूछे। क्वेश्चन आंसर। यस, किसी का क्वेश्चन हो, क्वेरी, प्लीज पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल गलगली जी, आरटीआई, फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट, और फार्मर इन सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी जी जुड़े हुए हैं। तो आप सवाल हो किसी का, लेकिन फेसबुक से कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। अनिल जी और शैलेश जी, कुछ लोग महेश मेहता हैं और जैन स्वामी हैं, ये बहुत पसंद कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को। पंकज जी जैन हैं, उनको नंबर चाहिए, तो जो भी पंकज जी जैन हैं तो आप पर्सनली नंबर दे सकते हैं उनको, पंकज जी जैन करके उनको कांटेक्ट नंबर चाहिए। और एक है प्रमीला जाधव, जर्नलिस्ट है, शायद आप जानते हो। अनिल सर, यू आर शोइंग फैक्ट। तो अनिल जी को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं फेसबुक पर। हाँ जी, किसी का कुछ क्वेरी हो, कुछ सवाल हो इस आरटीआई एक्ट या अदर्स जो एक्ट है उससे कनेक्टेड, रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मैं लोक शाही दिन पे जाता हूँ। लोक शाही दिन सिर्फ 5 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। लोक शाही दिन बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होता है। हर महीने के पहले सोमवार को कलेक्टर की ऑफिस में दरबार लगता है, और हमारे जो ग्रीवेंसेस है, जो काम नहीं होता है, तो हम लोक शाही दिन में रिफर करते हैं। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, वो डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया जाता है, उनसे भी पूछा जाता है कि बोलिए आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है।
और इमीडिएटली एक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिफाइंग इफेक्ट होता है उसका। तो ये लोकशाही दिन भी है, बहुत इफेक्टिव हुआ है। ये सारे टेस्ट हम लोग इसमें प्रैक्टिकल में यूज कर चुके हैं और इसलिए इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। एक चौथा कानून और राइट टू सर्विसेज एक्ट, ये भी जैसे पब्लिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वैसे ही राइट टू सर्विसेज एक्ट भी है। इसमें भी 30 दिन के अंदर सर्विस मिलनी ही चाहिए। इसमें भी सिटीजन चार्टर होता है और इसमें भी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील होती है। इसमें भी अगर उसने जवाब नहीं दिया या एक्शन नहीं लिया या जो सर्विस हमको मिलनी चाहिए वो सर्विस अगर हमको नहीं मिली तो इसमें भी और 5,000 रुपये तक का फाइन है। यानी कि आप देखते हैं कि इसमें भी सर्विसेज हमको मिलनी ही चाहिए। जो भी सर्विस हमको नहीं मिलती है तो 5,000 रुपये फाइन भी है और अपील भी है। तो इस तरह से देखते हैं कि चारों कानून की सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा अभी 23 मई को नेक्स्ट सेमिनार रमेश प्रभु जी के एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस रूम में महासेवा और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से होगा। आप सबका स्वागत है। आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। हम लोग जो मैगजीन आती है तो मंथली मैगजीन, उनमें भी हम लोग ये देते हैं इन्विटेशन और हमारे नंबर भी आप लोगों को दिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि हम तीनों कितने वी आर इजीली एक्सेसिबल। हमने आपको मोबाइल नंबर दिए, ईमेल आईडी दिए, आप हमें जरूर पूछे, हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका काम नहीं होगा। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। तो इस आश्वासन के साथ में अब फिर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप क्वेश्चन आंसर पूछे और बाद में फिर सुनील प्रभु जी को मैं ये वापस दूंगा। बिल्कुल हरिराम चौधरी जी ऐसे शख्स हैं, करीबन मई में उनका बर्थडे आ रहा है, तो करीबन 75 साल की उम्र है उनकी। तो उनको बधाई और ऐसा शुभकामना उनका मिले। ये मैगजीन है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये मेसवा मैगजीन है, मेसवा हाउसिंग सोसाइटी रिव्यू। ये मंथली मैगजीन है हाउसिंग सोसाइटी से कनेक्टेड, और इसमें हर महीने इस तरह से जायंट्स विद महासेवा आरटीआई सेमिनार, इस तरह से हम लोग हर महीने इस तरह का करते हैं और अलग अलग लोगों को बुलाते हैं आरटीआई से कनेक्टेड और लोगों को अवेयर करते हैं, हरिराम जी चौधरी जी और तमाम जितने लोग हैं, ताकि इस कानून में 100% वो पीछे पड़े रहते हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिले, जब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। तो इस तरह की जीत, इस तरह का जज्बा होना चाहिए कि हम तो सजग हो, दूसरे लोगों को भी सजग करें, और इसके लिए हरिराम चौधरी जी लगे हुए हैं। उनको उनका स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु हो, इस तरह की हम शुभकामना करते हैं उनके लिए। जी हरिराम जी। हाँ धन्यवाद। अब आप आगे का काम आप कर सकते हैं। सुनील जी, मेरा काम हो गया। बिल्कुल अभी जो सवाल आएंगे वो तो हम लेंगे, लेकिन अभी मैं इनवाइट करूंगा जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है फार्म टू होम। आज जिसकी जरूरत है खेतों, फार्मर्स के खेतों से डायरेक्ट आपके हाउसिंग सोसाइटी या आपके घरों में किस तरह से, या आपके घरों में किस तरह से मटेरियल मिले, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, उसका ये कॉन्सेप्ट है, जिससे फार्मर्स को तो मदद मिलेगी, फार्मर्स को तो अच्छा रेट मिलेगा, कस्टमर को भी जो बाजार का रेट है उससे कम रेट में मिलेगा। एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है। मैं इनवाइट करूंगा इसमें फार्म टू होम की जो जिन्होंने बनाया है, और ये महासेवा के जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी की प्रेरणा से, कल ही इसका लॉन्चिंग हुआ विधिवत। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी की पूरी टीम आई थी। उद्धव ठाकरे जी लाइव कॉन्फ्रेंस में थे दूसरे पूरे महाराष्ट्र के अधिकारी के साथ, लेकिन उनकी टीम को उन्होंने भेजा। सुभाष देसाई जी आए, सुभाष देसाई जी उद्योग मंत्री हैं, वो आए, उन्होंने शुभकामना दी और वो हमारी कॉन्फ्रेंस में बने रहे लाइव। और अनिल देसाई जो सांसद हैं वो आए, और विनोद गोसालकर, तमाम हमारे जो चीफ मिनिस्टर उनकी टीम आकर इस फार्म टू होम का लॉन्च करके गई है कल। तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है शॉर्ट में बताएंगे फार्म टू होम। शीतल नातू जी को बुलाऊंगा मैं। शीतल नातू जी। मैं बोल सकता हूँ डॉक्टर अपना संजय पांडारे सर है, आप उनको इनवाइट करेंगे तो बेटर रहेगा। शीतल नातू जी जुड़ेंगे तब तक। कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा। बिल्कुल। तो शीतल नातू जी जुड़े उसके पहले मैं इनवाइट करूंगा दोस्तों, जैसे कि फार्म प्रोड्यूस कंपनी है, जितने इनके संजय पंडारे हैं, डॉक्टर संजय पंडारे बड़े एक्सपर्ट हैं फार्मर्स और एग्रीकल्चर के, और ये इस कंपनी को लीड करते हैं फार्मर्स प्रोडक्ट सप्लाई कंपनी। तो संजय पंडारे जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये जो फार्म टू होम का जो कॉन्सेप्ट है, और आप ये बताइए आपके साथ जो फार्मर्स थे महाराष्ट्र के कहां से कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं, और क्या क्या सप्लाई है उनके पास, और किस तरह से लॉकडाउन में कोविड-19 की फाइट में किस तरह से पहुंच सके। यस सर। डॉक्टर संजय पंडारे, प्लीज वेलकम। सर ऑडियो ऑन कीजिए आपका, संजय जी। संजय पंडारे जी ऑडियो ऑन कीजिए। यस, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा है।
या अभी आ रहा, अभी आ रहा। हाँ, Yes, go ahead. ग्रेट। तो अपना महा एफपीओ फेडरेशन है, more than 700 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एंड फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स है। फार्मर की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जुड़ी हुई है, और ये ज्यादातर फार्मिंग और फार्म प्रोसेसिंग में ज्यादा इन्वॉल्व है, मार्केटिंग में नहीं है, क्योंकि एपीएमसी स्ट्रक्चर पे ज्यादा जाता था और अपना डिलीवरी मैकेनिज्म जो एज यूजुअल चल रहा है अभी मुंबई में और पुणे में उस पे चल रहा था। लेकिन ये कोविड के चलते जो सिस्टम हमने डेवलप की है, इसमें जो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, वो अपना मटेरियल हमारे यहाँ पैक हाउसेस है, वहाँ पैक हाउसेस में लाते हैं, वहाँ उस पे ग्रेडिंग और पैकेजिंग होता है, और वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के ऑर्डर के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक मॉडल बहुत अच्छी तरीके से चला है, जिसमें फार्मर्स रियलाइजेशन अच्छी तरीके से हो रहा है और कंज्यूमर को भी सेफ प्रोडक्ट उसके हाथ में आ रहा है। ये मॉडल है। मैं ज्यादातर उसमें ये डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि अगर वो स्क्रीन अगर शेयर कर सके, तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें यू कैन सी द फोटोग्राफ्स ऑफ जो हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो काम चल रहा है उसके अनुसार मैं आपको फोटोग्राफ शेयर करता हूँ। तो अभी लास्ट वीक ही मैंने ये जो संगमनेर, निफाड़, नासिक और इसका दौरा किया था। वहां से जो फार्म पैकेजिंग चल रही है फार्मर लेवल पे और जो भी डेवलपमेंट चल रही है उसके अनुसार हमने कुछ ये किया था। ऐसा जो फार्म पे जो चलता है, फार्म पे जो एक्टिविटी होती है, फार्म पे जो हार्वेस्टिंग होता है, वो मटेरियल ऐसा पैक हाउस में आ जाता है। उसके बाद उस पे ऐसी पैकेजिंग की जाती है, कुछ को जरूरत पड़ती है पैकेजिंग करने की, और बाद में ये आप ग्रेडिंग टेबल देख रहे हो उसमें ये इसमें पैकेजिंग किया जाता है। जैसे कि क्रेट्स रहते हैं और एक क्रेट्स में पैकेजिंग करके वो सप्लाई किया जाता है। तो ये एक नया सिस्टम फार्मर्स ने अभी डेवलप किया है और ये फेडरेशन उसमें लीड कर रही है। ये ऐसा पैकेज हम बनाते हैं, उसमें ग्रेप्स है, देख सकते हैं आप सर। हेलो, देख रहे हैं, अब दिख रहा, पूरा वीडियो दिख रहा था। ओके। सो ये बिल्कुल संजय जी, देख रहे हैं हम लोग, बाहर फार्म दिख रहे हैं, खेत और वेजिटेबल। आप ये भी बताइए इसमें कि क्या ये जो लॉकडाउन कोविड-19 में किस तरह से एक मिक्स वेजिटेबल का पैकेज होता है, कैसे होगा, कैसे सप्लाई होगा, किस तरह से पैकिंग होगी वो पर? हाँ, ये जो देखिए अभी ये एक तो बाद में अभी पता चला कि ये बहुत इससे डिमांड है, तो ये इस टाइप रहेगा। ये जो अभी वो फोटोग्राफ्स अलग है, अभी ये सभी वेजिटेबल्स एक जगह आ जाएंगे, यहाँ पैकिंग टेबल रहेंगे और वहाँ पैक किए जाएंगे और इस पे हम पैक करेंगे। अब जो चल रहा है वो मैं दिखाता हूँ। अभी मॉडल पे हम ये मॉडल पे काम चल रहा है। अभी जो बॉक्स आ रहे हैं इस टाइप के है, क्योंकि बॉक्सेस की बहुत कमी आ रही है। वो इस टाइप के बॉक्सेस है। तो इसमें 2-3 टाइप है। अगर हम बोलेंगे तो ये वेजिटेबल बास्केट है, वो 10 केजी की, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो 8 केजी तक हम उसे कम कर रहे हैं। वेजिटेबल बास्केट 2 है, वो 5 केजी का है। तीसरा फ्रूट बास्केट है, वो 10 केजी का है और 2 5 केजी का है। उसके रेट तो पहले 650, 350, 1000 रुपए, 500 थे। अभी हालांकि रेट बहुत डाउन हो गए हैं, इसमें भी रिवीजन चल रहा है। तो ये वीकली रिवीजन चलता है, वीकली रेट डाउन हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि मटेरियल अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई। मटेरियल अवेलेबिलिटी है लेकिन लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है, हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये चैलेंजेस है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अभी फार्म में ही हूँ
लेकिन बहुत चैलेंजेस है यहाँ। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छा नेटवर्क हम कर सकते हैं। यस संजय पंडारी जी, आप हाँ सर। अभी आप अपना शेयर स्क्रीन एग्जिट कीजिए और जरा आप जहाँ पे जिस फॉर्म में हैं वहां बताइए हाँ। जरा। स्क्रीन एग्जिट कर देता हूँ मैं। हाँ यस, एग्जिट कर दीजिए आप शेयर स्क्रीन। यस संजय जी। अभी ये मैं फार्म में ही हूँ। हाँ यहाँ तो सब हमारा एक ऑर्गेनिक फार्म है। यहाँ कहाँ पे ये, कहाँ पे संजय जी? ऑर्गेनिक मैनेजमेंट में किया जाता है। संजय जी कहाँ ये मावल से, मावल एरिया से, पुणे से। हाँ, पुणे से। अभी यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी भी हार्वेस्ट नहीं हो पाई अच्छी तरीके से, तो लेबर का प्रॉब्लम आ जाता है। बरोबर। स्ट्रॉबेरी तो खत्म हो रही थी, लेकिन हार्वेस्ट का चैलेंजेस है, बहुत सारे लेबर इश्यूज है, लेबर नहीं है। अभी मैंगो भी तैयार हुआ है, मैंगो बहुत अच्छी तरीके से आ गया है यहाँ। मैंगो का बहुत अच्छा फार्म डेवलप हुआ है, तो पूरा मैंगो ऑर्चर्ड है और उसमें पूरा ये किया हुआ है। लेकिन एक लेबर इश्यूज बहुत आ रहे हैं यहाँ। मतलब आपको लेबर्स मिल नहीं रहे हैं इस सबको प्रॉपर मतलब लगेज करने के लिए और उसको पहुंचाने के लिए। यस। तो ये हम एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि एक सिस्टम ऐसी हो कि जिसमें सोशल अटैचमेंट हो, जैसे कि लेबर्स है, वुमेन है, उनको पार्टिसिपेटरी रोल मिले। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि वुमन को और लेबर ये जो है छोटे बच्चे, उनको बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। कल भी मैंने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे, इनमें छोटे छोटे बच्चे अपने काम कर रहे हैं जो एजुकेशन छोड़ के काम कर रहे हैं। तो इट इज मैं ये सोच रहा था कि जो अपनी सोसाइटीज है या जो सिटीजन्स है, जैसे सिटीजन्स फोरम, हम सिटीजन पे अपने राइट पे बात चलती है। आज बहुत अच्छा अपना सिटीजन राइट पे बात हुई। तो हमें उन बच्चों, आपका ऑडियो म्यूट हो गया संजय जी, आपका ऑडियो म्यूट हुआ है। संजय जी आपका ऑडियो म्यूट हुआ है, आवाज नहीं आ रहा। संजय पंडारे जी आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। संजय पंडारे जी, संजय जी आपका ऑडियो आवाज नहीं आ रहा है। संजय जी, संजय पंडारे जी का आवाज नहीं आ रहा है। तरफ से फायदा होगा और उसका जो बचा हुआ होगा वो कार्पस अगर बनता है। संजय जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। संजय पंडारे जी आवाज नहीं आ रहा आपका। संजय जी आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपका आवाज ब्रेक हो रहा बार बार, मतलब आवाज आ नहीं रहा था, म्यूट हो रहा है। नहीं म्यूट नहीं, कोई फोन आया था शायद। मैं बोल रहा था तो मेरा ध्यान नहीं था उसकी तरफ बोलते टाइम। ओके, म्यूट हो चुका था। संजय जी आप बताइए, ये तो कॉन्सेप्ट है, आप जैसे हमारा फार्म टू होम शुरुआत किया है, इससे अटैच होगा, लेकिन फार्मर्स की क्या दिक्कत है अभी? और ये जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन है, ये तो आगे भी बढ़ेगा, इससे चांस लग रहे हैं। तो मुंबई वगैरह जो हॉट स्पॉट सिटीज है जहाँ पे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? और एक दो चांसेस है। आज फार्मर्स जुड़े हुए हैं तो उनसे बात करा दीजिए, कोई फार्मर्स जुड़े हुए तो। फार्मर्स आई थिंक मैंने बुलाया था, आई विल चेक, वो डायरेक्टली बताएंगे। मैं समराइज बता देता हूँ, वो आप सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं। एक इंदापुर तहसील ने, यहाँ के तहसील ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी कोई बंदा पुणे से आता है या कोई सब्जी तरकारी लेके मुंबई में जाते हैं, उसको क्वारंटाइन करो।
ये तहसील का ऑर्डर निकला है आज। तो ये हमारे बहुत सारे जो सप्लाई वाले हैं वो बहुत टेंशन में आ गए कि अगर ऐसा डायरेक्टली गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलता है तो दैट विल मेक अ वेरी बैड इम्प्रेशन। वी वांट टू सेव द पीपल इन विलेजेस, बट ऐसा कुछ हो सकता है। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं वो घर नहीं जा रहे हैं। मैं भी अराउंड मेरा अभी ये 10वां दिन है, 12वां दिन है, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हम इतने लोगों से मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम तो बाहर ही रहते हैं कि किसी को ये नहीं बोले, छोटा बच्चा होने के कारण। तो अभी जो भी ये वेजिटेबल के लिए काम कर रहे हैं वैसा ही उनको हो रहा है। तो ये संजय जी, उसमें चेक करना पड़ेगा। कल हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लोगों से बात कॉन्फ्रेंस करते हुए, लाइव कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि कृषि और फार्मर्स की जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनको नहीं रोका जाएगा। वो सप्लाई के लिए हो या किसी भी चीज के लिए उनमें काम करने उन लोगों के लिए बोला। ऐसा ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने बोला है, उद्धव जी ने बोला है। कहीं रोका नहीं जाएगा उनको। और दूसरा एक है कि एक चैलेंज है कि ट्रांसपोर्ट की जो लाइन है बहुत कम चल रही है। तो लाइन क्यों कम चल रही, जो यूजुअल ट्रांसपोर्ट है उन्होंने काम ही बंद कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत। ओके संजय जी, अभी मैं आपको यहाँ रोक के कुछ सवाल होंगे हमारे लोगों के, जो गेस्ट हैं हमारे जुड़े हुए हैं, अनिल जी और शैलेश जी के। भी देखना पड़ रहा है कि हाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें। अभी ये सतारा आ रही है, सतारा में हमारा फूड पार्क है, वहाँ प्रोसेस किया जा रहा है, वहां से मुंबई भेजना है तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास वैसी होनी चाहिए। संजय जी, मैं आपको यही रोकूंगा। संजय जी, आपको यही रोकूंगा, आप बने रहिए। कुछ हमारे जो गेस्ट है उन लोगों की, तो आप बने रहिए। मैं शीतल नातू को इन्वाइट करूंगा। शीतल नातू जी लाइन पे हैं, तो वो बताएंगे शॉर्ट में कि आज का हमारा जो फार्म टू होम का किस तरह से कॉन्सेप्ट है। और संजय पंडारे जी भी जुड़े हुए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के जो हैं कर्ता धर्ता, वो भी जुड़े हुए हैं। तो शीतल नातू जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपका आवाज एकदम पॉजिटिव, बहुत ही जोशीला सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये शीतल जी मैं बता दूं, हमारे साथ गेस्ट स्पीकर जुड़े हुए हैं जो आरटीआई पे हमारा जो सेमिनार था। शैलेश गांधी जी हैं, सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट है, साथ ही फार्मर सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फार्मर रह चुके हैं। और अनिल गलगली जी हैं जो काफी सोशल मुद्दे उठाते हैं और गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत वो किया, लोगों की आवाज है। ऐसे अनिल गलगली जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और हरिराम चौधरी जी जुड़े हुए हैं। तो आप बताइए कि किस तरह से फार्म टू होम काम करेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सोसाइटी के लोकेशन बेस्ड है। यानी अगर आपकी सोसाइटी कहिए दहीसर में है और तो उस दहीसर में कौन फार्म प्रोड्यूसर वहां पे डिलीवरी दे सकता है, सिर्फ उसकी लिस्ट आती है, सिर्फ उनका नाम आता है। अपने एक शॉप में, वर्चुअल जो शॉप होता है जैसे एनी ई शॉपिंग में, उन्हीं का नाम आता है। तो आपको वहां पे दूध कौन सप्लाई कर सकता है, ग्रोसरी कौन सप्लाई कर सकता है, कुछ प्रोसेस्ड फूड है वो कौन सप्लाई कर सकता है, और फ्रेश फार्म प्रोड्यूस कौन सप्लाई कर सकता है, उन्हीं के नाम आएंगे। अब ये हर एक सोसाइटी मेंबर अपना शॉपिंग कर पाएगा। उस शॉपिंग का पूरा जो क्यूमुलेटिव डेटा है उस सोसाइटी का, वो बैकएंड से दिखता है और फार्म प्रोड्यूसर को वो मिल जाता है। तो उसे मैक्सिमम बल्क ऑर्डर मिलने का पूरा ये है। तो हमने बल्क ऑर्डर को फोकस किया है, तो उस सोसाइटी से पूरा इकट्ठा आएगा एंड तो वो डिलीवरी में आसानी होगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। और उसमें ग्राउंड लेवल पे जो हमारे लोग रहेंगे, अनदर न्यू कॉन्सेप्ट हियर इज फार्म सेवक। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म इज नॉट गोइंग टू डू परचेजिंग ऑफ स्टॉक। जैसे एनी अदर प्लेटफॉर्म में पूरे गुड्स खरीदे जाते हैं, तो हम ये सिर्फ प्लेटफॉर्म फार्मर्स को उपलब्ध कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये फार्म सेवक जो हैं वो फार्मर्स से जुड़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स सुनेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, पैकिंग का प्रॉब्लम है,
लॉजिस्टिक्स या तो फिर सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है कि कौन से इसमें जाना चाहिए सोसाइटी में, तो वो सारा उनको वो हैंडल करेंगे। सोसाइटी पे कहाँ पे अगर डिस्प्ले करना है या तो फिर डिलीवरी करना है, तो ये सारी लॉजिस्टिक्स के बारे में the farm sevak are some people who are going to do it. These farm sevak are completely like you and me, जिनको टाइम है, इंक्लिनेशन है, थोड़ा मदद करने का जज्बा है, वो लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे. So this is about the entire ecosystem of from farm to home. और कंज्यूमर्स को तो एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करते हैं. जाना है, देखना है स्टोर में क्या है क्या नहीं है, अपने शॉपिंग कार्ट में डालना है, ऑनलाइन खरीदी करना है. जैसे कोई भी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से उनको शॉपिंग करना है, उनको तो एकदम इजी सी बात है. और वहां पे अभी नहीं है बट हाल ही में अभी स्टार्ट होगा कि कौन कौन से फार्म प्रोड्यूसर्स है, उनका पूरा डिटेल्ड में डेटा आएगा, उनके पिक्चर्स आएंगे, उनको दिखेगा कि कौन से फार्मर्स क्या क्या प्रोड्यूस देते हैं, वो पिक्चर्स आएंगे. और ऐसी सारी संकल्पना है. इस संकल्पना में आपका कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ये लोगों की है, इट्स लाइक अ सोशल संकल्पना, तो आपका कंट्रीब्यूशन, आपका सुझाव, आपके एक्सपीरियंस, ये हमें बेहद उपयुक्त रहेंगे. तो माय रिक्वेस्ट इज कि प्लीज आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें. बिल्कुल जी, शीतल जी धन्यवाद. मैं अनिल जी से और शैलेश गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, संजय पंडारे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के वो करता रहता है, फार्मर्स कुछ जुड़े हुए हैं, और ये फार्म टू होम का जो कॉन्सेप्ट है, ये तमाम जो अलग अलग एरिया में एनजीओ होंगे वो संचालित करेंगे कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी में क्या ऑर्डर्स होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगा ऑनलाइन, लेकिन वो कनेक्ट करेंगे, एनजीओ वहां से वो कनेक्ट करेंगे और फार्मर को डायरेक्ट से डायरेक्ट बेनिफिट हो. और किस तरह से होगा, कुछ आपके कुछ सवाल हो अनिल जी इस बारे में, शैलेश गांधी जी आपके कुछ इस बारे में कुछ क्यूरीज हो, व्यू आपसे जानना चाहेंगे. शैलेश गांधी जी, ऑडियो नहीं आ रहा सर, नॉट ऑडियोबल. ऑडियो नॉट ऑडियोबल सर. शैलेश गांधी जी ऑडियो आपका ऑफ है. यस, गो. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ऐसे इस तरह से अगर लोग मिलके फार्म टू कस्टमर डायरेक्ट लिंक करें, फार्मर्स को भी अच्छा प्राइस मिल सकता है, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो सकता है. ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एंड आई वुड हैव गिव माय बेस्ट विशेस टू मिस नातू एंड एवरीवन एल्स हु इज वर्किंग इन दिस, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. एंड आई एम होपिंग कि फिर ये कोविड के टाइम नहीं, उसके बाद भी ये चलता रहे. बिल्कुल बिल्कुल, ये बाद में भी चलता रहे. तो फार्मर्स को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो सकता है. थैंक यू. अनिल जी, अनिल गलगली जी. निश्चित तौर पर एक काफी अच्छी योजना है, और पूरे मुंबई नहीं, जहाँ पर भी इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी लिस्ट आपके पास होगी हमें भी शेयर कीजिए, ताकि हम भी लोकल जो लेवल पर जिन लोगों को इस तरह की ज़रूरत है, जो सोसाइटीज़ हो, बिल्डिंग्स हो, लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों को बड़ी लंबी दूरी पर जाके राशन लाना पड़ता है, सब्जियां लेनी पड़ती है. अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को शेयर करें कई सारे बिल्डिंगों को, तो निश्चित तौर पर लोगों का भी इसको लाभ होगा और कम दर में अच्छी आपको चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं. बिल्कुल अनिल जी, शेयर करेंगे आपसे नंबर, और मैं चाहूंगा आपसे कि आपके जो एरिया है कुर्ला, नेहरू नगर और तमाम जो अंधेरी वेस्ट का, साकिना का और तमाम जो हिस्सा है आपका, वो हिस्से में इस तरह से आप एज ए एनजीओ, एज ए सोशल वर्कर इसको लीड कीजिए. और शीतल नातू जी का नंबर शेयर कर दूंगा आपको, फार्मर्स वगैरह का, तो आप किस तरह से कर सकते हैं इसमें एज ए जुड़ सकते हैं. और एक कोविड-19 की फाइट में तो शुरुआत होगी, ये आगे भी सिलसिला चलता रहे, ताकि लोगों को तो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह मिलते रहे, ग्रोसरीज मिलते रहे, लेकिन साथ ही फार्मर्स को हम मदद कर सकें. जी धन्यवाद. अभी मैं थोड़ा सा इनवाइट करूंगा संजय पंडारे, डॉक्टर संजय पंडारे. संजय पंडारे जी,
और इस जो आज का सेमिनार है यस इसमें सर। तो आप थोड़ा सा कंक्लूड बताइए कि किस तरह से समीक्षा करेंगे इसको और क्या आपको दिक्कत आ रही है। शीतल नातू जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना शीतल जी का बहुत धन्यवाद दूंगा और आपकी टीम का भी, जो इनिशिएटिव किया है आप सब लोगों ने वो बहुत सराहनीय है हमारे लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट की भी अभी हम बहुत सारी समस्याएं कम कर रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल जाती है तो यहाँ से वो रूट करने के लिए हमें बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है, आज यहाँ फार्मर्स लेबर ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। जैसे कि हमने देखा है कि टोमेटो और जो है वो ऐसे ही फेंके जाते हैं, तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं, अच्छा सा एक अल्टरनेटिव सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा और हम देखते हैं अभी आगे एक वीक के बाद ये पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये ऐप पे जाइए, आप देखिए और वहाँ ऑर्डर प्लेस करना चालू कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ भी फार्मर्स को उसको जुड़ाना चाह रहे हैं, हमारा भी कोई सिस्टम है थोड़ा सा, वो भी कल रात को ही करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है आज हम सभी फार्मर्स को उसमें ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप भी देख सकेंगे कि कैसा सिस्टम हम रन कर रहे हैं और उसमें पेमेंट फैसिलिटेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। जैसे कि आप भी अश्योर रहेंगे आपका पेमेंट फार्मर्स के पास जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी सिस्टम नेटवर्किंग हम डेवलप कर रहे हैं और ये एक नया मोड है ये मार्केटिंग सिस्टम का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए नई दिशा देने लायक ये सिस्टम हो सकती है। बिल्कुल, एक नया मोड, एक नया प्रयास है, पहल है। आप सब हमसे जुड़िए और इस प्रयास में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा संयम रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फार्मर्स से लेके सीधा यदि फार्मर्स पूना से या फिर नासिक के आसपास से कहीं से भी फार्मर्स भेजता है हाउसिंग सोसाइटी में मुंबई तक, तो हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। अभी ये शुरुआती है, लेकिन यदि ये जो प्रयास है, ये जो सिस्टम है, ये लगातार काम करता रहा तो आपको मैं ये जो सिस्टम शीतल नातू जी ने बताया, ये सिस्टम आज सुबह जो फार्मर्स ऑनलाइन देखेंगे कि आज क्या ऑर्डर थे, उस हिसाब से वो शाम तक सेम ऑर्डर आपको शाम तक ऑर्डर मिल जाएंगे। यदि आज ऑर्डर किया आपने तो आज आपको अगले दिन सुबह में दिन भर में 12-1 बजे तक या दोपहर तक आपको सब ऑर्डर सप्लाई हो जाएंगे। इस तरह का ये सिस्टम है। सुनील जी, हम कंक्लूड करते हैं तो वीडियो प्ले करके मैंने आपके चैट में डाल रखा है। बताइए शीतल जी। हम वीडियो प्ले करते हैं, yes. उसमें पूरा कॉन्सेप्ट वापस से दोहराते हैं। तो इधर मैंने शेयर किया या आप शेयर करें भी चलेगा, चैट में डाल दिया है मैंने लिंक। वीडियो की लिंक मैंने चैट में डाल दी है। अविनाश शिंदे से मैं कहूंगा कि ये जो लिंक शेयर किया वो शेयर करें और शेयर करें स्क्रीन पर, शेयर स्क्रीन पर। संजय पंडारे जी सर आपके पहले संजय पांडारे जी ने उनका स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जिट कीजिए आप संजय जी, आपका शेयर स्क्रीन एग्जिट करेंगे देन न्यू स्क्रीन शेयर होगा। यस संजय जी। तो मुझे दिख रहा है स्क्रीन। संजय जी आपका जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं वो स्क्रीन एग्जिट कीजिए, आपका ऑडियो दिख रहा है। हाँ जी, कौन सा करना है शेयर स्क्रीन? ये जो चैट बॉक्स में शेयर किया इन्होंने लिंक, वही शीतल नातू जी ने शेयर किया है चैट बॉक्स में। नहीं हो रहा है, मैंने आपके लिए किया है। सुनील जी मुझे नहीं, अविनाश को कीजिए आप, वो शेयर करेगा होस्ट। वो अच्छा, अविनाश शिंदे। हाँ, अविनाश या विशाल, अविनाश को कीजिए। एवरीवन की कर दीजिए आप, एवरीवन कर दीजिए। ओके एवरीवन। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से फार्म टू होम काम करेगा, एक वीडियो दिखाएंगे। और ये छोटा सा वीडियो है, अविनाश शिंदे से कहूंगा शेयर करें
संजय भंडारे जी, आप ऑडियो म्यूट करें अपना, और आपका जो शेयर स्क्रीन है वो बंद कर दीजिए। आपका ऑडियो म्यूट कीजिए। संजय भंडारे जी, ऑडियो म्यूट करें। यस। अच्छा, कोई फार्मर्स कनेक्ट है हमसे डायरेक्ट? किसान नहीं कनेक्ट हो? हो जाऊंगा। आरटीआईटी से कनेक्टेड कुछ सवाल भी आया था चैट बॉक्स में, तो उसका जवाब भी दिया है शैलेश गांधी जी ने। तो दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये लगातार चलती रहेगी, और इसको हम ये वीडियो के बाद, ये प्रेजेंटेशन के बाद इसको समापन की तरफ लेके जाएंगे। अनिल जी काफी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शैलेश गांधी जी जुड़े हुए हैं। यस, गो अहेड। ऑडियो है नहीं है शायद। ऑडियो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ऑडियो। अविनाश, ऑडियो बढ़ाना। अविनाश सिंधे हमारे सहयोगी, इसका ऑडियो बढ़ाओ। ऑडियो थोड़ा और बढ़ाओ। अविनाश सिंधे, ऑडियो बहुत कम आ रहा है। ऑडियो बहुत कम आ रहा है। ये फुल है सर। ठीक है, एक मिनट, ऑडियो फुल है सर, एक मिनट। ठीक है, ठीक। बिल्कुल, जय महाराष्ट्र।
देख सकते हैं फार्म टू होम का जो आगाज हो चुका है। आवाज ऑडियो कम था, लेकिन इसका लिंक शेयर करेंगे, शेयर कर चुके हैं, तो वो भी आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एक पहल है, एक सोच है पॉजिटिव कि फार्मर्स को ज्यादा ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देख सकते हैं 20 रुपए किलो का टमाटर फार्मर्स को 20 रुपए मिलता है, वही जो रेट है टमाटर वो एपीएमसी और तमाम वेंडर के थ्रू आके आपके घरों में 60 रुपए आ जाता है। तो वो जो बीज का है वो लोगों को, कस्टमर को की जगह लोगों को, कस्टमर को तो बेनिफिट हो वो, लेकिन फार्मर्स को ज्यादा ज्यादा राहत मिले, ज्यादा पेमेंट मिले और कस्टमर को भी कुछ कम मिले, 60 रुपए से कम मिले, इस तरह की पहल है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, एनजीओ के लोग रहेंगे और तमाम ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में जो भी टीम ऑपरेट करेगी वो नॉमिनल उनका शुल्क रहेगा, वो भी कस्टमर से नहीं रहेगा, फार्मर्स के थ्रू रहेगा। तो ये एक पहल है दोस्तों, और एक अच्छी पहल जिनको फार्मर्स को राहत दे सके हम। ये सरकार तो सोच रही है, लेकिन हम अपने लेवल पर क्या सोच सकते हैं, किस तरह से पहल कर सकते हैं। आप भी साथ में जुड़िए इसमें, मेरा ये मानना है। शीतल जी कुछ बोलेंगे आप? शीतल नातू जी। हाँ जी, सुनील जी, थैंक यू सो यस, मच। बहुत ही अच्छा लगा आपको जुड़ के और आज का मीटिंग में सहभागी होके। ये एप्लीकेशन अभी फिलहाल प्ले स्टोर पे 2 दिन के बाद अवेलेबल होगा ओके, और कल जैसे इनॉग्रेशन हुआ तो हमने फार्मर्स को अपने एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है। सो ऑपरेशन स्टार्ट होने के लिए करीब हमें 4-5 दिन लग जाएंगे, बट आह्वान ये है कि फार्म सेवक करके आप जुड़ना चाहें, आप कोई एनजीओ है या पर्सनल हो, कोई मीन्स इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज एनरोल करें। विशाल एंड सुनील जी आर द टच पॉइंट्स, तो उनसे कांटेक्ट करके आपकी मंजूरी दे दे। और अगर आपके पास कोई वेंडर है या कोई फ्रेंड है जो कोई प्रोड्यूस बेचता है, जैसे अभी मैंगो का सीजन है, कोई पल्प बेच रहा है या कोई कोई सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे जामुन है, काला जामुन, या तो फिर करवंद होते हैं, ऐसे ऐसे अनेक बहुत रेयर इसी सीजन में आने वाले जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर उनको वो जो अड़े हुए हैं तो प्लीज हमें बताएं ताकि हम घरों घरों तक उसकी अवेलेबिलिटी का इंतजाम कर पाए। तो ऐसी सारी मदद की हमें जरूरत है। वन इज इंफॉर्मेशन और दूसरी चीज है आपकी हाथ, आपका सहयोग। दीज आर 2 ऑफ आवर इम्पोर्टेंट नीड्स। और अराउंड 5 दिनों में हमारा ऑपरेशन विल बिगिन। 2 दिनों में प्ले स्टोर में द एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल। बिल्कुल, हाँ धन्यवाद सुनील जी, शीतल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद संजय पंडारी जी, धन्यवाद। आगे इस कॉन्फ्रेंस को, जो आज हमारा आरटीआई एक्ट और अदर्स जो एक्ट है उसके बारे में हमने ये शुरुआत की और आज ये समापन की तरफ है। तो इस थैंक्स के लिए और आभार के लिए मैं इनवाइट करूंगा मधु गारोडिया जी, हरिराम चौधरी जी को कहूंगा इनवाइट करें। यस सुनील जी, मधु अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस में है, यस, लेकिन आप जायंट्स वेलफेयर और महासभा की तरफ से आप वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। लेकिन जिसका गारोदिया वो 7 साल की बच्ची वो नेशनल एंथम प्ले करेगी, तो ओके, आप वोट ऑफ थैंक्स आप दे दीजिए। बिल्कुल, दोनों तरफ से वोट ऑफ थैंक्स आप दे दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कोविड-19 ये जो तूफान है कोरोना वायरस के नाम का, तो इस तूफान में अपने अपने घरों में रहकर, और यदि आप फ्रंट पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान रखिए और ध्यान इस तरह से रखिए कि आप सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें और सावधानी, लॉकडाउन का जो सरकार हमारी बोल रही है उसका पालन करें। इस तरह की अपील हमारे जो देश के मुखिया और राज्य के मुखिया तो कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए। तो दोस्तों, मैं ये यहाँ पर याद आती है जो आज लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जिस तरह से माहौल है, तो बिग बी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चहेते बिग बी हैं, बच्चन साहब हैं, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन साहब महान कवि हुए स्वर्गीय, उनकी कविता याद आती है। सेम मैच होती है जो पहले उन्होंने लिखी, लेकिन ये आज भी, उस वक्त भी मैच होती थी जब फ्लू आया था, लेकिन ये आज भी मैच हो रही है, पूरे विश्व पटल पर मैच हो रही है। लाइन इस तरह से, शब्द उनके हैं, बोल मेरे हैं।
मैं आपको कहूंगा, वो लाइन पढ़ के बताता हूँ कविता, कि शत्रु ये अदृश्य है, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, करना ना भूल, करना ना भूल, तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल, हिला रखा है विश्व को, हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बड़ा कदम, फूंक कर बड़ा कदम, जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल, संतुलित व्यवहार कर, संतुलित व्यवहार कर, बन तू किवाड़ कर, किवाड़ मतलब दरवाजा, बन तू किवाड़ कर, घर में बैठ, घर में बैठ, इतना भी ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। जी हाँ दोस्तों, जैसा घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की अपील के साथ इस आज की जो कॉन्फ्रेंस को मैं समापन की तरफ लेके जाऊं। अनिल गलगली जी हमारे मित्र और आरटीआई एक्टिविस्ट, और शैलेश गांधी जी दोनों का, और हरिराम चौधरी जी, तमाम जो जुड़े हमारे साथ, उन सभी का महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज की तरफ से आभार और बहुत सारा धन्यवाद देता हूं मैं, उन आए और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर लोग बहुत आपको इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको बेस्ट विशेष दे रहे हैं, तो तमाम जो फेसबुक पे लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों के सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए अनिल गलगली जी की तरफ से, शैलेश गांधी जी की तरफ से और हरिराम चौधरी जी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, जो हमसे जुड़े और ये आपने इंफॉर्मेशन ली, एक सजग पहरी बने, और आरटीआई की इस तरह तमाम लोगों से कोशिश से, हमारे जायंट से, और हमारे जो हरिराम चौधरी जी की पहल है महासेवा से आप जुड़ सकते हैं। आप आपका मेल आईडी फेसबुक पे दें, आपके कांटेक्ट नंबर दें, ताकि हमारे हरिराम चौधरी जी कनेक्ट कर सके। कुछ इन्फॉर्मेशन है, हरिराम जी चौधरी जी जल्दी ही आपसे कनेक्ट करेंगे, जो फेसबुक पे इन्फॉर्मेशन है, इंक्वायरी है। तो अब मैं छोटी सी बच्ची है ऋषिका गरुड़िया, ऋषिका हाय, ऋषिका या मधु जी, तो ये जो राष्ट्र अपना देशभक्ति गीत शुरू करेंगी, प्ले करेंगी, और हम, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जहां पे भी आप खड़े हो जाएं और इसको एक देशभक्ति का वो दें, राष्ट्रगान जी। वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम कम कर ऋषिका, प्ले प्ले स्टार्ट। पियानो खराब हो गया। It's okay. थोड़ा stay बड़ू, this is a problem with piano, just announce. यस ऋषिका, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लगता है आपके सिस्टम में, तो एक प्रॉब्लम हो गया है पियानो में। ओके ओके ओके, दूसरी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस में सभी का मैं धन्यवाद देते हुए दोस्तों यही कहना चाहूंगा, इस छोटी सी बच्ची का यह प्रयास था अपने देश के लिए, उसने शुरुआत की, लेकिन ये तो सिस्टम है, सिस्टम पे भरोसा, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस पे वो ही जान सकता है जो सिस्टम का है। लेकिन ऋषिका को धन्यवाद, और हरिराम चौधरी जी और तमाम लोगों को धन्यवाद, अनिल गलगली जी को धन्यवाद। आज की इस कॉन्फ्रेंस में सब्जेक्ट के लिए आप मिले, शामिल हुए, सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ 11 बजे ठीक इस ऐसी लाइव कॉन्फ्रेंस में। अनिल जी धन्यवाद, थैंक्स यू वेरी मच। शैलेश जी धन्यवाद, थैंक्स यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वापस
फिर मेरा मेरा भी वैसा ही साथ है, मैं मेरे वाले को फोटो में भेजता हूँ। उसके बाद जो जाती है देखा करते उनके पास पता है, मतलब बोला एक डार्क ब्राउन एक लाइट ब्राउन दोनों यार मेरे पास सब था। उसके पास 3-4 क्लच भी यार मेरे पास 6-7 होते। हाँ वो तो मिलेगा नहीं, मोटे काम मतलब काफी कुछ बातें करती है। उसके बाद ना सुपर हीरो की कैप है, उसकी क्रिकेट सुपर हीरो फिगर तो बचपन में टूट गया, लेकिन मैंने वो गेम संभाल के रखा। कल उसकी मारा था थोड़ा जो शाम को और यार फिगर तो मेरे पास 3 थे सुपर हीरो, तीनों मिनट प्ले कर तो मॉर्निंग को क्या है बाकी तो ऐसे प्ले सुनो मेरे पर फोटो भेज रहा हूँ। उसके पास ये है और उसको हाँ अरे यार तो और उसको है ना लॉ के कुछ पार्ट्स हो या फिर सिल्वर नेयर के कुछ कंप्लीट हो तो उसको एक्सचेंज में वो सब तो मेरे पास नहीं बता मैं खा लेता था क्योंकि ये हॉक पसंद था। हाँ क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, हॉकी है ना बैटल हॉक। हाँ तभी वो पता नहीं उसको ना कहीं से तो ना अभी फंक्शन का लॉट मिला है सरी ये सब बता रहा है सब है मेरे पास। वो नहीं भेजा ना फोटो तो नहीं भेजना, वो सिर्फ पूछ रहा है कि तेरे पास क्या नहीं है वो मुझे बता तो मेरे डॉट में से मुझे एक्स्ट्रा उसने सामने से कुछ मांगा भी नहीं एक्शन में मैं ये दूंगा बस मैं बोला कि यार ऐसा अच्छा तो वही सब मतलब वो है ना तुम्हारे जैसा ही है यार जो की बात करते रहा ना मतलब आज तक मेरा कभी उससे फोन पे बात नहीं हुआ। वो सामने से कर पूछा कि तू फ्री है तो मैं कॉल करूँगा ना फ्री 50 मिनट तक उसने बात किया एक के बाद एक चलता रहा। अरे मेरे बचपन में ये था, अरे ये था तुमने ये वीडियो देखा था तो वही सब चलता बोला ये दूसरा निखिल 2.0 आया है। नहीं रे क्योंकि वो अमित खन्ना से भी अभी तक लेता है ना तो उसको बोल सकता है कि अरे ये लोग ये बात और तुम्हें पता है कि अगर मॉन्टी के पास से कुछ अल्ट्रा रेड चीज आया तो मैं शायद से तुम्हें दिखा सकता हूँ। वो सब मुझे ये लोगों को नहीं दिखाना है कि मेरे पास गोल्डन शूज वाला स्नीक आइज है या फिर वो साइफाई है दोनों सिल्वर आर्मर या फिर वो ये अपना स्पिरिट है वो सब मैं दिखा सकता हूँ। નીચે પેલા દરવાજામાં ક્યાં તેલ પૂરવું પડે તો બંધ થાય નીચે બિલ્ડિંગ આપણી અંદર અરે ચડી એક જણ આવી ગયું તો પછી કોઈ કોઈ આવ્યા કરે ઉપર ખાલી ખાલી જાડિયું બંધ કરી ચાલે તેલ પૂરવું પડે બધે ક્યાં પૂરવું પડે અરે ભાઈ ઘણી જગ્યાએ પૂરવું પડે કલાક 1.5 કલાક લાગશે એ કરતા હા તો એટલું બધું બરાબર કરવું હોય તો એટલું ટાઈમ લાગે તો તેનું શું છે કોઈ નહીં તમે આને જરા પપ્પાને ફોન કરે પણ એટલે પેલા કીધું પેલા જામ કરી દરવાજો બંધ છે પછી કે પેલા પરબ બી છે ને પેલી બાજુ ગેટ બી આખો ખુલ્લો જ રાખે તો કોણ ઘૂસી જાય હમણાં જ એક જણ આવી ગઈ બહાર દવા કે પૈસા દે આપણે બિલ્ડિંગમાં રહે તો આપણે રેગ્યુલર ચાલે આપણે કોઈ ખુશી ભાઈ મારે નીચે જવું પડે તો જ થશે બાકી કોઈ કરશે નહીં બોલો जीआई जो स्नेक आइज मतलब स्नेक आइज और जीआई जो दोनों को अलग नहीं कर सकते वैसा जीआई जो स्नेक आइज से ऐसा ही बोल सकते एक बार